पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल। और आज हम बात करेंगे कि आखिर वजह क्या बनी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी नीचे आ गई, क्या वजह है। फिर आप हम बात करेंगे कि दूसरी टीमें, जिस तरह भारत के साथ हमें बड़ा शौक है पाकिस्तानी क्रिकेट को कंपेयर करने का, तो हम उनकी क्रिकेट की भी बात करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं, उनकी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात करते हैं, उनके करंट प्लेयर्स की फिटनेस और स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, और आपके करंट प्लेयर्स की फिटनेस और स्ट्राइक रेट पे बात करेंगे। ठीक है कि किस तरह आईपीएल और पीएसएल, क्या डिफरेंट रोल हैं इन चीजों के, और किस तरह एक क्रिकेट है, एक टीम की क्रिकेट, एक मुल्क की क्रिकेट धूम करके जो है ना बूम कर रही है, ऊपर जा रही है, और एक मुल्क की क्रिकेट जो है, जो एक टाइम पे बूम कर रही थी, वो तेजी के साथ नीचे जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो सर्जरी नहीं हो सकी, लेकिन हम जरूर आज सर्जरी करके देखते हैं और बात करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि क्या वजह है कि भारत की क्रिकेट टीम इतनी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो जमीन कब्ज हुई पड़ी है। पहले आप 24 का वर्ल्ड कप, 25 का वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, फिर ये 26 का वर्ल्ड कप, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी आप जो है ना सीरीज हार के आ गए। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या वजह है कि एक टीम इतना ऊपर चली गई कि वो पकड़ी नहीं जा रही भारत, और दूसरी टीम इतना नीचे गिर गई कि वो उठ नहीं रही है पाकिस्तान? क्या ऐसा दोनों मुल्कों ने डिफरेंस किया? एज इट इज़ तो बहुत लंबी चीज़ें हैं, एक लिस्ट ऐसी होगी जो हम बयान नहीं कर पाएंगे जब कोई अच्छा करता है, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीज़ें हम आपको साथ ज़रूर शेयर करते हैं। एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्लेयर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम भारत का है, भारत के पास, वो पाकिस्तान के पास इस टाइम पे नहीं है। ठीक। और जो डोमेस्टिक का कैलिबर भारत के अंदर है, जो डोमेस्टिक के कोचेस भारत के अंदर हैं, ठीक, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर होते तो ये शामिल हुसैन की आप टेक्निक देख रहे हैं, अच्छा प्लेयर है, स्कोर करके आया है, लेकिन टेक्निक से सब पता लग जाता है, साफ पता लग जाता है कि यार इस पे बेचारे किसी ने काम ही नहीं किया। और हम भी उसी डोमेस्टिक के अंदर खेलते हैं, हमें पता है कि क्या कैलिबर है क्या नहीं। फिर आप देखिए उनकी जो आईपीएल, ठीक है, जहाँ पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं। ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज़्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की ज़रूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं। फिर आप देखें कि वहाँ पे जो एक प्लान बना होता है ना क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है, एक तो कंसिस्टेंसी है, एक जो प्लान बना होता है ना उसको फॉलो किया जाता है, ओवरलैप नहीं होती चीज़ें। जिस तरह अभी हमने देखा कि हसीबुल्ला, ये बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, तो नाम तो मैं दो ले रहा हूँ, हसीबुल्ला और आपका रुहेल नज़ीर लाइन में लगे हुए कब से परफॉर्मेंसेस कर करके कीपिंग की, ठीक है, कि और दुनिया भर में ऐसा होता है कि ब्रैड हैडन था या और भी कोई था, चाहे छोटा बच्चा आके ज़्यादा परफॉर्मेंस क्यों ना करने लग जाए, लेकिन एक सिस्टम जब चलता है ना तो वो इस तरह चलता है कि जो लाइन में खड़ा होता है ना, ठीक है, उनका एम्प्लॉय, उसकी ही बारी आती है जिस पे मेहनत हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। इस तरह ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होता है, एक सिस्टम टूटता नहीं है। ठीक। यही आप भारत के अंदर भी देखेंगे कि एक ओवरलैपिंग नहीं होती चीज़ों पे। यहाँ पे एक दिन सिलेक्टर कुछ है, दूसरे दिन नया सिलेक्टर आया, वो अपने मनपसंद बंदे ले आया, वो कहता है गाजी गौरी खेलेगा, वो तो कहता है कि अब्दुल समद खेलेगा। तो वो सारे जो प्लेयर्स लाइन में लगे हुए थे उनको ओवरलैप करके, और वो बेचारे जो ओवरलैप हुए हैं, जो लाइन में लगे हुए थे, खत्म उनका करियर, क्या करेंगे अब? वो जाएंगे यूएई, यूएसए। इसलिए तो आपकी आधी से ज्यादा टीम जो है, लड़के जो हैं, वो छोड़ छोड़ के चले गए हैं। ठीक। और फिर आपके जो प्लेयर का कैलिबर है वो उस लेवल के नहीं। जो ब्रांड बना के पेश किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को आज से 5-7 साल पहले, कि ये 6 लड़के हैं, ये 6-8 लड़के हैं, ये पीएसएल का भी फेस है,
ये हमारी पाकिस्तान टीम का भी फेस है, यही पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। तमाम स्पॉन्सरशिप को आपने वो लड़के प्रोवाइड किए कि इनको खरीदें, इन पे पैसे लगाएं। आपने पीएसएल के अंदर उनको कप्तानियां दे दी, राइट। आपने पाकिस्तान टीम के अंदर उनको थंब बना दिया। पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपने वो 6 लड़के और उनके एजेंट को दे दी। और उन्होंने जो अब जो है ना आग लगाई है जंगल के अंदर, जो आग लगाई है, जो मज़े और जो मौजें उन्होंने की हैं, जो जेबें उन्होंने भरी हैं, जो उन्होंने याशी की है, कुछ जितवा के नहीं दिया पाकिस्तान को। और ढीठ इतनी ढिठाई है कि मानने के लिए आज के दिन भी तैयार नहीं है उनमें से कोई एक प्लेयर के हम जिम्मेदार हैं ना। वो आज भी आए बाएं शाएं या ब्लेम गेम खेलते हैं। वो आज भी अना उनकी ऐसी है कि वो टूट नहीं रही कि को इतने आप वीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप किसी प्लेयर के बारे में कोई बात करते हैं ना जब, तो वो स्टोरियां लगाने लग जाता है। इतनी वीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा जितना वीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये है। पावर तो है, राइट, लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग अपने प्लेयर्स के सामने घुटने टेकते हुए नजर आता है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कुछ नहीं कर पा रहा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जो काम इनको करने वाले थे, जो नए चेहरे लाने थे, नहीं, अच्छा फिर करते ये हैं। हर इवेंट के बाद एक नई ट्रक की बत्ती को अवाम ने अब इनका पैटर्न भी पकड़ लिया, यकीन जाने। अब अवाम हमें कहते हैं कि यार अहमद भाई मैसेज आप नीचे पढ़िएगा, इस वीडियो के नीचे भी आपको मैसेज आ जाएगा कि अहमद भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहें कि अपना तरीका वारदात बदल लें यार। हर दफ़ा की तरह हारते हैं और जो डिजर्विंग यंगस्टर होते हैं उनको नहीं लाते, क्योंकि अगर वो आ गए तो उनके लाडले टीम से बाहर हो जाएंगे। तो लेके वो आने हैं जो कि मेरिट वाले प्लेयर नहीं हैं, ताकि वो आए, फेल हैं होएं, एक्सपोज होएं और दोबारा से वो जो फैन क्लब, क्योंकि अरबों रुपया तो कमा लिया ना उन 6-8 प्लेयरों ने, नहीं करोड़ों रुपया कमाया, ठीक है। अब तो उनके नुकसान ही करोड़ों अरबों में होने लग गए हैं, माशाल्लाह अल्लाह उन्हें और दे, तो कमाया कितना होगा। खैर एनीवेज, तो वो प्लेयर अपनी पीआर चलवाते और दोबारा से टीम के अंदर जंप इन हो जाते। तो तरीका वारदात भी अब पता लग गया है। इस दफा फिर क्वालिफाई भी नहीं किया, वापस आए और ऑडेसिटी से कहते हैं कि एक ही मैच हारे, एक ही मैच। वो एक ही मैच भारत भी हारा था ना, देख लेना था ना किस तरह बातें हो रही है। उसके बाद कमबैक कैसे किया भारत ने, देखा है ना, ट्रॉफी उठा के दिखाई है ना अगलों ने। ये वही भारत की टीम है जिस पे हम भी बात कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, विराट के साथ ज्यादती हुई, रोहित को गलत ट्रीट किया गया, गौतम ने आके ये कर दिया, स्काई सूट नहीं कर रहा, ठीक है, फास्ट बॉलिंग है नहीं बुमराह के अलावा, राइट, कुलदीप को नहीं खिला रहे। ओ भाई फिर भी अगलों ने जीत के दिखा दिया ना आपको, क्या कहें। और कौन कौन सा नुक्स और नुकसान उनमें से निकाल दें आपके लिए, आप बताइए। और एक तरफ आप हैं जिनको हमने सूरमा बनाया होता है कि ये कर देंगे, हर इवेंट से पहले सपोर्ट करें सपोर्ट करें सपोर्ट करें। हमने भी बहुत सपोर्ट करके देखी, लेकिन आपके प्लेयरों के अंदर वो दमखम नहीं है। आप देखते हैं ना स्ट्राइक रेट वगैरह, हमने पहले भी कंपैरिजन किया था स्ट्राइक रेट्स का, अभी फिर तस्वीर लगाते हैं। आप उसके अंदर स्ट्राइक रेट देख लें, ये हमारे प्लेयर्स के आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए इधर, ये जो नजर आ रहे हैं आपको, और यहाँ पे आप भारत के प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट देख लीजिए जो नजर आ रहे हैं आपको। और फिर आप कंपैरिजन कर लें कि दो टीमें जो है ना किस तरफ जा रही हैं, क्या ठीक कर रही हैं, क्या ख़राब कर रही हैं, ये आपको खुद ही। फिर फिटनेस लेवल हमारे प्लेयर्स ने अपना वो बना लिया है कि पीछे सुनने में आता था कि कोचेस को अपनी साइड पे करके ये कहते थे कि बस हमें खेलने दें, हमें खाने दें, इतना पैसा अगर हम कमा रहे हैं, खाएंगे नहीं तो फ़ायदा क्या है। इतनी गालियां खाते हैं, इतनी तनकीद सुनते हैं और रोटी भी ना खाएं, तो रोटी तो खाने दें हमें। तो वो रोटी के चक्करों में जो तोंद थी वो बाहर आने लग गई और दुनिया के अंदर तोंदें अंदर जाने लग गई, हमारी तोंद बाहर आने लग गई। उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है सारा। तो जनूबी अफ्रीका के कोच गैरी क्रस्टन, जो पाकिस्तान के भी कोच रहे 5 माह, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ बातें की हैं, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शान में कुछ तारीफें की हैं। एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया उन्होंने बीबीसी को।
जो बातें की हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप बड़े हैरान होंगे। और जो हमारे यहाँ एक बना होता है ना कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में क्या इंटरफेरेंस है या हमारा टैलेंट ही इतना रह गया है, उनके इंटरव्यू के बाद ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला चलते कैसे हैं। और ये किसकी जुबानी है? ओवरसीज कोच के जुबानी, जिनको बहुत मिन्नतों मनतों और तरलों के साथ लाया गया था, मगर 5 माह ही उन्होंने गुजारे थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा पाइन मेरी जान छोड़ो, मैं आपके काबिल नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। और गैरी क्रिस्टन जो भारतीय टीम के साथ कोच लगे तो उन्होंने उस टीम को वर्ल्ड कप जितवाया था। अच्छा, बाय द वे उन्होंने इंडिया क्रिकेट पे भी बात की है, अब वो श्रीलंका के कोच बने हैं, उस पर भी बात की है। और कुछ वैसे भी इंग्लिश क्रिकेट के ऊपर भी बात हुई उनकी। मगर मेन चीज़ है कि श्रीलंका क्रिकेट, पाकिस्तान और भारत, ये चूंकि एशिया के हैं, उन्होंने बोला कि मैं एशिया के अंदर कल्चर को बहुत बेहतर समझता हूँ, क्रिकेटर्स को बहुत बेहतर समझता हूँ, स्पेस को समझता हूँ। सो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आकर कोचिंग करना। और श्रीलंका क्रिकेट के लिए उन्होंने कुछ अपने प्लान भी बताए। ज़ाहिर है वो हमारा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर इंडिया टीम के ऊपर भी एक दो चीज़ें उन्होंने बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के ऊपर बात की है। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल, बल्कि एक पैराग्राफ है पूरा उनका, मैंने आपको मतलब वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। कोट जो उनका जो है वो मैं आपको सुना देता हूँ उर्दू में करके। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी बताऊँ, उन्होंने बोला कि मैं 20 साल कोचिंग हो गई है, 18 साल मैंने क्रिकेट खेली, 38 ईयर्स बनते हैं, मगर आप किसी ऐसे सिस्टम में जाएं जहां आपकी कुछ ना सुनी जाए या बहुत कम सुनी जाए, तो फायदा क्या उस सिस्टम में रह के काम करने का? गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं, गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं ये बात, कोई और नहीं कह रहा। ये आपको छोटा सा पैराग्राफ सुनाता हूँ। अच्छा, उससे फीमेल होस्ट थी बीबीसी की, उन्होंने पूछा कि आप 6 माह काम करते रहे पाकिस्तान में। 6 माह मैंने काम नहीं किया, मैंने 5 माह काम किया। 6 T20 गेम्स थी जिसके लिए मैं कोच बना था। और आपको याद होगा चैंपियंस कप हुआ था फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पर भी वो आए थे ऑब्जर्वेशन के लिए। बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मामला कुछ ऐसे बने, पाकिस्तान टीम ने फिर ऑस्ट्रेलिया जाना था, उससे एक दिन पहले उन्होंने कह दिया कि भाई साहब मैं नहीं हूँ, मैं वापस साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, मैं अब नहीं कर सकता काम। वो छोड़ के चल दिए थे। बाद में फिर बड़ा तनाज़ा भी रहा, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी बनी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में खुल के कुछ बातें कर दी, सो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक तर्जमा एक पैराग्राफ का मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि आप मुख्तलिफ सतह की मुदाखलत, अच्छा उनसे हुआ ना कि वो इंडिया में भी करते रहे हैं, नबीबा की भी की है, अभी श्रीलंका की, इससे पहले पाकिस्तान की, फिर लीग क्रिकेट में करते रहे, तो उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने बोला मुख्तलिफ सतह की मुदाखलत का सामना करना पड़ता है जब मुख्तलिफ जगहों पर आप होते हैं। हर मुल्क उसको देखने का अपना थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज रखता है। मुदाखलत की सतह बाज़ औक़ात काफ़ी खौफज़दा करने वाली हो सकती है। ये पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा पेचीदा भी हो जाती है। और कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है जहां बतौर कोच आपके पास बिल्कुल या बहुत कम इख्तियार होता है, तो फिर ये काम करने का फ़ायदा ही क्या रह जाता है। उन्होंने बोला कि फिर ऐसी सिचुएशन, ऐसे माहौल के अंदर काम करने का फिर फ़ायदा क्या है। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आप देखिएगा, इंटरव्यू जाके बीबीसी पे लगा हुआ है, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, और इनमें जितना मैंने देखा है कि अपने देश के लिए, अपने वतन पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि मैं 5 माह रहा हूँ, लेकिन मैं इनके साथ इमोशनली जुड़ गया था, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ। और मुझे बहुत सी चीज़ें, मतलब मैं इन्वॉल्व हुआ था। फिर उनसे एक सवाल हुआ कि अभी खबरें चली हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर परफॉर्म करने पर, यानी वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान टीम हारी है उस पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना कर रहा है सब खिलाड़ियों पर, तो आपके लिए कितना शॉकिंग था? हम तो बहुत शौक हुए। ये बीबीसी के एंकर ने कहा हमारे लिए बड़ी हैरानी बात थी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थी। गैरी क्रिस्टन कह रहे हैं कि मेरे लिए हैरानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई साहब मैं सिस्टम तो आ रहे हैं, मुझे पता है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस पर। अभी हालिया जब आकिब जुवैद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिलेक्शन कमेटी की, उस वक्त डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर साहब वहाँ पर मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उन्होंने इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन दी कि अभी किया नहीं है हमने 50-50 लाख रुपए जुर्माना, मगर ऐसी सोच ज़रूर है कि कोई फार्मूला लाया जाए जहाँ पर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते तो उनके लिए क्या हो। यानी ये चीज़ ज़रूर डिस्कस हुई है, जो इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि डिस्कस हुई है, मगर जो अभी रिएक्शन आया ना आम लोगों का, उसके बाद वापस पलट लिया कि नहीं नहीं यार 50-50 लाख जुर्माना कर देंगे ना तो बड़ी जगह सही होगी है, तो फिर उन्होंने ये बात ही वापस ले ली है। मगर ये डिस्कस हुई, आपको याद होगा क्रिकेट इन्फो पे भी ये बाकायदा खबर लगी थी, पाकिस्तानी मीडिया में बहुत चर्चा हुआ, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम 50-50 लाख रुपए जुर्माना करें। खैर, ये बीबीसी के फीमेल एंकर ने कहा कि हमारे लिए बड़े हैरानी था कि यार अच्छा अंडर परफॉर्म करने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हो रहा है। तो गैरी क्रिस्टन ने कहा कि मेरे लिए बिल्कुल हैरान कुन नहीं थी ये बात, मैं शौक नहीं था, मतलब इस सिस्टम में रहा हूँ, मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा है कि ये मामला कैसे चलते हैं, ठीक है ना? उन्होंने कहा लेकिन मेरे लिए अफ़सोसनाक ज़रूर था, मतलब मुझे आई फील सैड,
जब ये सब हुई, क्योंकि मैं इन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ। फिर उन्होंने बोला कि कोलंबो के अंदर भी मेरी पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ मुलाकात हुई, इनके साथ गपशप भी लगाई है और बहुत मज़ा आता है पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ जो मैंने छोटा सा काम किया है। सो ये एक्चुअली में वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो 5 माह उन्होंने गुज़ारे, उस पर उनकी बातों से ये लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्लुएंस आउटसाइड बहुत है। लाइक वो कह रहे हैं कि मैं 38 बरस हो गए क्रिकेट से जुड़े, जिसमें से मतलब मेरा कोचिंग और प्लेइंग, मैंने 20 साल की कोचिंग, 18 साल का मेरा प्लेइंग एक्सपीरियंस। अगर 38 साल के बाद भी मैं अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता बतौर कोच, तो मेरा पॉइंट क्या बनता है फिर मैं ऐसी टीम की कोचिंग करूँ, जिसको मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, आप बंच ऑफ प्लेयर्स को लेके चलते हैं, आपको लगता है कि यार ये प्लेयर्स हैं, इनके साथ लेके मैंने अपने वर्ल्ड कप का लेके चलना है मैंने। सो अगर आपको वो भी नहीं हो पाता सही तरह से, तो फिर क्या फ़ायदा? यानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर पाते हैं और आपको आपके जो अपने प्लान हैं, आपको जो अपने क्रिकेटर्स चाहिए, मतलब इन्फ्लुएंस का मतलब अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। इसमें सिलेक्शन कमेटी की भी हो सकती है। उनकी बातों से साफ लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस होता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। सो मैं अक्सर ये बात कर रहा होता हूँ, मैं मुहावरा हो गया मेरी, हर वीडियो में अमूमन ये बात करता हूँ कि किसी को ये लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में टैलेंट नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि जो आपको टैलेंटेड क्रिकेटर्स दुनिया भर में नजर आते हैं ना, 6 माह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में दे के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या उनका क्या बनता है। यही जो आप सोचिए ना, मतलब मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, वो चाहे बाबर है, रिजवान है, शहीन है, शदाब है, कोई भी है, हारिस, कोई भी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई सबक था ये लड़के भूल गए? हैं तो क्रिकेटर्स ही ना, वही जो अच्छा भी खेलते थे। कहते जी इन्होंने डेवलप नहीं किया, ये आगे नहीं बढ़ पाए दुनिया से, मतलब सो गए सन। सिस्टम ऐसा है। मैं आपको छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूँ, फ़खर ज़मान की देता हूँ। एक मीटिंग हुई, ये उस वक़्त गैरी कर्स्टन बाय द वे कोच थे। मीटिंग हुई और कहा गया कि जिसको जो प्रॉब्लम है वो बता दे। गैरी कर्स्टन उसने फ़खर ज़मान ने उठ के बोल दिया था कि मुझे ये इश्यूज़ हैं, कुछ उन्होंने एक डिपार्टमेंट के हवाले से बात की थी। तो उसके बाद क्या हुआ था फ़खर ज़मान के साथ? वो 6 माह टीम से बाहर रहे थे। कहा गया कि फ़िटनेस नहीं है और बाकी सब चीज़ें हैं। हो सकता है फ़िटनेस के टेस्ट पास ना किए हों, उनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया था। एक और उसामा मीर है, उनकी एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने है, उन्होंने भी एक मैसेज किया था। उसके बाद क्या बना? आज तक वो टीम के इर्द-गिर्द भी नज़र नहीं आए, कैंप तक नहीं पहुँच पाए। सो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, बट मेरा मानना है कि सिस्टम ऐसा बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान में कोई भी क्रिकेटर, वो ग्रूमिंग वाला प्रोसेस बनता ही नहीं है। आई डोंट नो, जो भी अपने दम पे उठ के थोड़ा बेहतर हो जाए, खासकर अब जो पिछले 2-3 वर्षों से मामला बन चुका हुआ है ना, ये बहुत आप कह सकते हैं कि क्रिकेट को, पाकिस्तान को पीछे धकेल के रख दिया। और ये जो आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन कमेटी 4 प्लेयरों की बैठी हुई थी, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूं इन्होंने गुल्ली डंडा खेली हुई है। इन्होंने, इन लोगों ने इतनी आसान कर दी है लोगों के लिए क्रिकेट। क्यों नहीं आसान लड़कों को लगेगी? क्यों नहीं लड़के डंडे लगवाएंगे? क्यों नहीं सोरसे लगवाएंगे? क्यों नहीं लड़के पीएसएल का वेट करेंगे? क्यों लड़के 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे? क्यों लड़के पीएसएल का इंतजार करके बोलेंगे हम खेलें तो हम पाकिस्तान खेल जाएं? ये साद मसूद वगैरह सब कुछ अभी सारे पाकिस्तान शाहीन की तरफ से गए हुए थे दुबई में, इंग्लैंड के अगेंस्ट इन्होंने क्रिकेट खेली, बेड़ा गर्क हो गया। T20 भी हार रहे, वनडे सब कुछ हार रहे। क्या परफॉर्मेंस थी साद मसूद की? क्या परफॉर्मेंस थी उसकी? जब इस किस्म की सिलेक्शन होती है तो 100% मेरे जैसा बंदा या अवाम के दिमाग में ये होगा कि ज़रूर किसी पॉलिटिशियन ने डंडा लगवाया, ज़रूर किसी पर्ची पे आया है, या सिलेक्शन कमेटी में कोई ना कोई इसको सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से आया। अगर आप ये कहते हैं कि जी शादाब की रिप्लेसमेंट पे आया, वो नहीं है, तो वो शादाब भी लेग स्पिन करता है, बैटिंग भी करता है, तो भाई शादाब कौन सा कोई इतना बड़ा प्लेयर है यार? अगर आप उसकी रिप्लेसमेंट पे लाएं तो वो कौन सा इतना बड़ा प्लेयर है? उसने कौन से बड़े कोई तीर मार दिए? उसने कौन सी बड़ी कोई परफॉर्मेंसेस दे दी हैं? तो अगर आप लेके भी आए हैं साद मसूद को, तो भाई किसी बैट्समैन को डाल लो, किसी स्पिनर को डाल लो। सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? आप उसको डालो ना। वो तो इस लेवल का क्रिकेटर ही नहीं है। आगे चल के प्रूव कर सकता है, वो मुझे नहीं पता। मैं फिलहाल अभी की बात कर रहा हूं, अभी तो उसकी परफॉर्मेंस या क्रिकेट ही कोई नहीं है। आपने उसको मजे से आपने उसको वनडे कैप दिला दी। क्या स्ट्रगल किया उसने? ये जितने भी सिलेक्शन कमेटी के 4 बंदे बैठे हुए थे,
इनसे मेरा ये सवाल है कि आप लोग क्या इसी तरह ही मजे से आपको टेस्ट कैपे मिली थी या वनडे की कैपे मिली थी आपको? जिस तरह आप चारों बैठ के इनको कैपे दे रहे हो, गाजी गौरी हो गया या साद मसूद हो गया, इनको कैपे उठा उठा के आप दे रहे हैं, समद वमद, क्या क्या प्लेयर है यार ये? मुझे तो समझ नहीं आती इनकी अचीवमेंट क्या है डोमेस्टिक क्रिकेट में। हमारे जो इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो फ़हीम अशरफ कोई पता नहीं 2017-18 से खेल रहा है, उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है। शादाब की कोई अचीवमेंट नहीं है। नवाज की क्या अचीवमेंट है? इन लोगों की कोई नहीं है। वसीम जूनियर आ जाता है दोबारा, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, हर इवेंट में सारे मार खाते हैं, सब कुछ करते हैं। नाराज नहीं हो ना, मैं बाबर की भी बात कर लेता हूं, ठीक है? सब ये जितने भी जब इवेंट में आते हैं सब स्ट्रगल करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ठीक है? लेकिन बाबर की हम बात इस वजह से ज्यादा करते हैं क्योंकि इवेंट में अगर वो भी कुछ नहीं करता, लेकिन बाकी बायलेटर सीरीज इधर उधर उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज है, इस वजह से डिस्कस करते हैं यार उस जैसा प्लेयर कोई नहीं। और बाकियों की तो उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, इवेंट से भी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है बायलेटर सीरीज में भी। आपके पास बाबर आजम के बाद, रिजवान के बाद सलमान आगा ऐसा प्लेयर आया आपके पास जो वाकई ही प्रॉपर क्रिकेट खेलता है और रन्स करता है, चाहे टेस्ट क्रिकेट चाहे वनडे हो, जो कि आज उसने 100 करके आपको बताया अभी कि किस तरह तमीज से, तरीके से, सेंसिबल होकर बैटिंग की जाती है। वो जो वो अलग ही, अब आपकी जितनी भी टीम थी उसमें सबसे ज्यादा अलग ही नजर आ रहा था वो, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस था। तो पाकिस्तान सुपर लीग 11 के हवाले से 2-3 खास अपडेट हैं। एक तो ओवरसीज क्रिकेटर्स, आपको पता है कुछ हैं जो आईपीएल की लालच के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी खास अपडेट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग ब्रॉडकास्ट टीम से 2 बड़े नामों को अप्रूव नहीं किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। एक तो कमेंटेटर हैं जिनका नाम वकार यूनुस है, और दूसरा ब्रॉडकास्ट टीम के अंदर एज एन एक्सपर्ट या शायद कमेंट्री के ऊपर भी मोहम्मद हफीज। ये 2 नाम हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अप्रूव नहीं हुए हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज के ऊपर भी और पाकिस्तान सुपर लीग में वकार यूनुस एक भरोसेमंद आवाज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ताहाल उनका नाम अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। यानी वकार यूनुस जो हर साल आपको कमेंट्री करते नजर आते हैं, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े उनसे एक बात पर खफा हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बीच में उन्होंने तनकीद कर दी थी जिस पर वो खफा हैं, और उनका नाम अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। और दूसरे नाम है मोहम्मद हफीज़, वो जिन्होंने कहा था ना कि फिर सिटी बजेगी, फिर खेल शुरू होगा। वो उन्होंने एक्चुअली में तो पाकिस्तान सुपर लीग पर तनकीद नहीं की थी, इस बात पर की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में 2-4 छक्के नज़र आएंगे, फिर हमें लगेगा कि नहीं हमारा फ्यूचर मिल गया, टैलेंट मिल गया और सब चीज़ें। एक्चुअली में उनका मतलब ये था, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े नाराज़ हो चुके हैं। एक दो बार पहले भी उन्होंने कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद की थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनकीद सहता नहीं है, इसलिए उनका नाम अप्रूव नहीं हुआ। हफीज़ के नाम के ऊपर तो रेड मार्क के साथ लगाया हुआ है ना ये क्रॉस, और वकार यूनुस का नाम ताहल अप्रूव नहीं हुआ। सो वो जो एक रेड लिस्ट होती है ना, उसमें फ़िलहाल दोनों का नाम पड़ा हुआ है। वकार का शायद कहीं से चांस बन जाए, दोबारा से कोई मेहरबानी हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मगर हफीज़ के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। सो ये 2 बड़ी अपडेट है जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े 2 फॉर्मर कैप्टन हैं, पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, कोचेस हैं, मतलब क्या ही बात की होगी उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर, कितनी सी बात कर दी होगी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है और दोनों को कमेंट्री पैनल से फिल वक्त अप्रूव नहीं किया गया है। तो ये अपडेट थी एक्चुअली में। खास बात कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है, अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। उसमें मुस्तफिज़ुर रहमान हैं जो लाहौर कलंदर में हैं, परवेज़ हुसैन इमू हैं, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर हैं। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीद हसन ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। सो 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी ज़रूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का एक और इशू भी है कि
उनका वनडे बहुत अहम है। अगरचे T20 में कुछ क्रिकेटर्स को इजाज़त मिल गई है कि वो T20 सीरीज़ से बाहर हो सकते हैं, मतलब अपने देश के लिए ना खेलें, भले वो PSL पूरा खेलें, मगर वनडे में खेलना पड़ेगा। और 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जो है ये बिजी, यानी 13 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश पहुंचना है और 3 जो वनडे मैचेस हैं वो 23 अप्रैल को ख़त्म होंगे, यानी 17, 20 और 23 ये 3 मैचेस हैं इसमें। सो उनका पहले कैंप लगना था, कुछ क्रिकेटर्स कैंप से भी हटा दिए गए हैं, और मगर ये 3 मैचेस वनडे के लिए जो उनके खास क्रिकेटर्स हैं वो लास्ट में खेलेंगे, उसके बाद T20 के लिए उनको मिल जाएगी। सो ये एक खास अपडेट है बांग्लादेश के एतबार से कि बांग्लादेश वालों ने भी कह दिया कि सरकार से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद भेजेंगे।